Good evening, everyone. मैंने अभी ग्रुप पे मॉड्यूल का सलूशन डाला हुआ है ना, तो एक बार सलूशन सभी लोग देख लेना। जिसमें जिसमें डाउट रहेगा वो देख लेना। उसके बाद भी जो क्लियर नहीं होगा वो फिर डिस्कस कर लेंगे ना। तो फिर आज हम लोगों को कंडक्टर स्टार्ट करना था। सॉल्यूशन में ये ध्यान रखना कि ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम कर रहे हो तुरंत सॉल्यूशन देख रहे हो ना। जो भी आपको होमवर्क मिला है वो पहले कंप्लीट कर लो, फिर एक साथ ही सॉल्यूशन देखो। बॉक्सेस नहीं है कहीं जगह जगह, क्या बात कर रही है? कहाँ पे बॉक्सेस दिख गए तुझे? उसका फोटो लेके भेजो मुझे, कैसे दिख रहा है तुम्हें? बॉक्सेस मतलब वो सही से प्रिंट होके नहीं दिख रहा है? या तो अपना पीडीएफ ओपनर थोड़ा सही से अपडेट करो। मेरे में तो सब सही दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आज हम लोग, हाँ अभी वेब नहीं डाल रहे हैं ना। अभी ये जब ये करा रहे हैं जल्दी फास्ट, तो उधर अभी नहीं डालेंगे। चलो अब हम लोग आज कंडक्टर स्टार्ट करना है हमें। तो कंडक्टर में लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी ना। कंडक्टर में हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज देख ली थी ना। प्रॉपर्टीज देख ली थी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर ना तो चार्ज होगा और ना ही अंदर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर कैविटी होगा तो भी सारा का सारा चार्ज बाहर के साइड में ही जाएगा ना। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम। जैसे कि सपोज हमने एक हॉलो स्फीयर लिया, जिसका रेडियस कुछ आर है और इसके सेंटर पे कुछ क्यू चार्ज रख दिया। तो हमें बताना है इसके फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, ये बताना है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। थिकनेस इसकी नेग्लिजिबल है ना, रेडियस लगभग आप हर दोनों साइड का आर ले लोगे।
हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, तो हमें बताना है चार्ज कितना होगा अंदर वाले सरफेस पे और बाहर वाले सरफेस पे। दो सरफेस है S1 S2, दोनों पे चार्ज, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। तो आप देखो यहाँ पे कैसे सोचोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जब चार्ज जो भी आना था आ चुका है, इंड्यूस वगैरह होना था हो चुका है, तो अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लें, सेल के अंदर ना, सेल का ये जो थिकनेस है उसके अंदर, ये ब्लू लाइन से जो बना रहा हूं ना, ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया ना, गॉसियन सरफेस लिया ना, ये ब्लू लाइन से जो बनाया है। तो इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट किस में है, इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट मेटल के अंदर है ना। अगर मेटल के अंदर है तो हर पॉइंट पे ई कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं। गॉसियन सरफेस जो हमने, सेल का थिकनेस कुछ तो होगा ना, कम है लेकिन कुछ तो है, तो उसके अंदर मेटल के अंदर हमने कि गॉसियन सरफेस लिया, तो हर पॉइंट पे ई 0 है। अब ई 0 है तो मतलब हर पॉइंट पे फ्लक्स 0 है। फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज इनक्लोज भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। नेट चार्ज इनक्लोज 0 कब हो पाएगा, अगर यहाँ पे देखो प्लस क्यू चार्ज आया तो इसके अपोजिट सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाए। नहीं, जब इसका प्लस क्यू है तो उसको देख करके यहाँ निगेटिव चार्ज आके अट्रैक्ट हुआ होगा, इधर इंड्यूस हो गया होगा ना। अब पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ माइनस एक्स चार्ज इंड्यूस हुआ है, माइनस एक्स, और टोटल चार्ज हमने स्पीयर को 0 दिया है, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है ना, सरफेस को 0 चार्ज दिया है, तो बाहर प्लस एक्स इंड्यूस हो जाएगा। अब अंदर का चार्ज हम कितना बोलेंगे, Q माइनस एक्स, ये बराबर 0, तो मतलब x इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा और बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर है। और S1 सरफेस पे ये जो चार्ज होगा ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। सर हाँ सर यूट्यूब पे वीडियो डालने वाले हो ना। हाँ हाँ, डालने वाला हूँ। तो S1 पे जो चार्ज आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। प्लस क्यू सेंटर पे है तो इसको देख करके जो माइनस क्यू आया होगा हर जगह, वो हर तरफ से यूनिफॉर्मली आया होगा ना अंदर। अबे सूजल, देखो टोटल फ्लक्स अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे ये जो अंदर ये है गॉसियन सरफेस ब्लू लाइन से बनाया है, उसका हर पॉइंट पे ई कितना है, 0। हाँ, हर पॉइंट पे ई 0 है, तो उससे फ्लक्स कितना आएगा, 0। फ्लक्स 0 आएगा तो अंदर का चार्ज कितना आएगा। अब अंदर क्या क्या चार्ज है, एक यहाँ का चार्ज और इनर सरफेस का चार्ज ना, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस बीच में है। गॉसियन सरफेस अगर बीच में है तो इनर सरफेस का चार्ज और अंदर का चार्ज ये सब अंदर आएंगे ना। प्लस क्यू बाहर चला गया गॉसियन सरफेस के, ये वाला एक्स वाला चार्ज, तो अंदर का क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इससे एक्स की वैल्यू आ गई। होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूं ना, होमवर्क के लिए मैंने सोल्यूशन डाला है अभी ग्रुप पे, एक बार वो चेक कर लो, फिर कोई डाउट रहे तो बताना। सबको ये समझ आया। इनर सरफेस पे डायग्राम में थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ ना, देखो यहाँ पे ऐसे दो स्फीयर थे, मैं थोड़ा थिकनेस लेके दिखा देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है ना, ये थिकनेस है, थिकनेस बहुत कम है, समझाने के लिए बड़ा ले लिया। अब यहाँ पे हमने इस प्लस क्यू को देख करके मुझे लगा कि मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो मैंने मान लिया कि प्लस क्यू को देख करके मान लो यहाँ माइनस एक्स इंड्यूस हो गया, और टोटल चार्ज, भागेश चुपचाप सुन क्या बोल रहा हूँ ना, एक तो बीच में आया और फिर डिस्टर्ब कर रहा है। बीच में देखो यहाँ पर अगर इनर सरफेस पे एक्स चार्ज आया तो बाहर वाले पे
प्लस एक्स आएगा ना। ठीक है, समझ रहे हो? टोटल चार्ज हमने स्फीयर को के सरफेस को 0 दिया है ना, केवल सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्फीयर के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रखा था ना। तो अगर यहाँ पे अंदर माइनस एक्स इंड्यूस होगा तो बाहर प्लस एक्स, तभी टोटल चार्ज 0 होगा। फिर मैंने यहाँ पर एक ऐसे गॉसियन सरफेस ले लिया है। तो ये गॉसियन सरफेस मेटल के अंदर है, तो हर पॉइंट पे ई 0 है। ई 0 है तो फ्लक्स 0 आएगा, फ्लक्स 0 आएगा तो चार्ज इनक्लोज 0 आएगा ना। तो इससे हमें अंदर वाला आया माइनस क्यू, तो बाहर वाला आया प्लस क्यू। सर वो अंदर वाला समझ गया माइनस क्यू है, पर हाँ, सब प्लस चार्ज एकदम पेरी पे, और बाहर बाहर का कैसे निकला प्लस वाला? इसको मैंने कितना चार्ज दिया इस वाले स्फीयर के सरफेस पर? 0। 0। तो टोटल चार्ज तो कंजर्व होगा ना। अगर अंदर वाले सरफेस पे माइनस एक्स दिख रहा है तो बाहर प्लस एक्स होगा, तभी ना दोनों का सम 0 होगा। ये एकदम शॉर्ट शेल, एकदम थिन शेल, इसके लिए क्या अगर मतलब बड़ा रहा तो किधर भी हो सकते हैं बीच में, कि सरफेस पे रहेगा क्या? चार्ज हमेशा कहाँ रहते हैं, सरफेस पे या अंदर? सरफेस पे ही। हाँ, तो यहाँ इनर सरफेस पे आएगा और आउटर सरफेस पे आएगा। पर सर वो तो आपने बोला था ना कि जब चार्ज नहीं होता तब ऐसा होता है, सिर्फ चार्ज दिया होता है, तो आपने बोला था कैविटी में अलग होती है चीजें। हाँ, तो यहाँ कैविटी में ये चार्ज रखा है ना, ये देखो, ये अच्छा, अंदर तो तभी कैविटी मतलब में चार्ज है। हर एक केस में सरफेस पे होता है ना चार्ज? हाँ, आपने अगर कुछ चार्ज दिया होता तो वो सरफेस पे जाता, अदरवाइज इंड्यूस होकर के सरफेस पे आएगा अगर कैविटी में कुछ चार्ज रखा हुआ है तो। ओके सर, समझे। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो, जो बाहर चार्ज आएगा वो भी यूनिफॉर्म आएगा, और अंदर जो चार्ज आएगा वो भी यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? तो S1 पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और S2 पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे सिग्मा की वैल्यू सेम होगी। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे सिग्मा की वैल्यू सेम होगी। क्या बोल रहे हो? लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हो गया सर। देखो, अगर मान लो मैंने कोई भी आर्बिट शेप का एक कंडक्टर ले लिया ना, ये सॉलिड कंडक्टर है। देखो, अभी जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से सुनो ना, इनसे ही सारा कॉन्सेप्ट बनेगा कंडक्टर का। पीछे हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी, अब उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें कॉन्सेप्ट समझना है कंडक्टर में कैसे चीजें चलती हैं। अब अगर मैंने इसमें एक स्फेरिकल कैविटी बना दी, और इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दिया, तो यहाँ पे एक S1 सरफेस आएगा, कैविटी का सरफेस S1, और एक आउटर सरफेस S2। तो हमें चार्ज बताना है S1 और S2 पे कितना होगा। सर वही होगा, सिर्फ S2 पे यूनिफॉर्म नहीं होगा? हाँ, बस वही होगा, बस S2 पे यूनिफॉर्म नहीं होगा। आप फिर से सोचोगे कि भाई इस प्लस क्यू को देख करके इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर अंदर भागेंगे, तो यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ निगेटिव इंड्यूस होगा तो टोटल चार्ज 0 है, हमने इस कंडक्टर को चार्ज नहीं दिया है ना, कैविटी में चार्ज रखा है, इसको चार्ज दिया नहीं है। तो जितना अंदर इंड्यूस होगा उतना ही बाहर प्लस में इंड्यूस हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे मान लो अंदर में माइनस एक्स हुआ है तो बाहर में प्लस एक्स हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पे एक ऐसे गॉसियन सरफेस ले लें, तो इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट मेटल के अंदर है, तो वहां पे ई कितना होगा, 0। अब ई 0 होगा तो अंदर का टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। फ्लक्स 0 मतलब क्यू इनक्लोज 0, तो हमारा क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू क्यू। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, क्यू, और माइनस एक्स से अंदर मतलब माइनस क्यू चार्ज। और अंदर वाले साइड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म होगा ना। और बाहर वाला क्या होगा, इस बार देख लो सब आर्बिट शेप है ऐसे, तो बाहर के साइड में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। S1 पे माइनस क्यू और यूनिफॉर्म,
और S2 पे प्लस Q और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सभी को क्लियर है? सर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्स डायरेक्टली होगा ना? नहीं नहीं नहीं, इनवर्सली होगा। कैसे सर, वो समझो ना एक बार। वो अभी आगे बताऊंगा, आज बताऊंगा डिराइव अच्छा कर। अच्छा, ओके। अब देखो, अगर मान लो हमने एक स्फीयर लिया और एक दूसरा स्फीयर लिया, मतलब एक हॉलो स्फीयर लिया है जिसकी थिकनेस बहुत कम है ना, एक हॉलो स्फीयर लिया, और यहाँ पे हमने इस बार इसके सेंटर पे चार्ज न रख के साइड में एक पॉइंट पी लिया और वहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा। तो अब इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा और वो किस टाइप का आएगा ये बताना है। सर वैसे होगा, सिर्फ जिस साइड को ज्यादा पास है ना वो चार्ज, उस साइड को चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब वो प्लस साइड है, हाँ, वो उस साइड को अब ज्यादा देखो, डेंसिटी फिर होगी। से देखो, हम ऐसे ही सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस लें इसके अंदर, तो वो मेटल में आ रहा है गॉसियन सरफेस, तो उसके हर पॉइंट से E0 आएगा। E0 है तो अंदर का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए ना। तो अब वो कब होगा, अंदर के साइड में माइनस क्यू आएगा और बाहर के साइड में प्लस क्यू। अभी मान लेते हैं कुछ एक्स है ना, तो हमने देखा कि क्यू इन 0 है, तो क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू भी क्यू। फिर हमें पता है कि क्या इस बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। इस प्लस क्यू का ये सेंटर से अलग है, तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके आएंगे ना, यहाँ ज्यादा अट्रैक्ट होके आएंगे, तो यहाँ के साइड में माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू, और बाहर आगे के साइड में बाकी जगह चार्ज कम होगा ना। माइनस क्यू मतलब ये पूरा चार्ज माइनस क्यू है, लेकिन इधर ज्यादा होगा इधर कम है, और बाहर के साइड में प्लस क्यू होगा, बाहर के साइड में प्लस क्यू होगा। सर बाहर वाला बताओ ना एक बार, कैसी डेंसिटी होगी? अब देखो, यहाँ पे अंदर के साइड में तो नॉन यूनिफॉर्म है और बाहर के साइड में यूनिफॉर्म आ रहा है। अब ये यूनिफॉर्म कैसे, ये समझ आ रहा है? नहीं। देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, बाहर के साइड में यूनिफॉर्म कैसे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे समझ आएगा, पहले ये नोट कर लो। चलूं अगले स्लाइड पर। हाँ। मान लो एक हमने ऐसे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लिया है ना, अब जो भी हम ले रहे हैं सब कंडक्टिंग है ना। तो अब देखो, यहां पर हमने सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा, ये कुछ S1 रेडियस है, ये S2, इसका रेडियस R है और ये बहुत थिन है ना, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है ना।
तो हमें पता है कि अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, S1 पे आ गया है -q और S2 पे आ गया है +q ना। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि ये -q आ चुका है और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और बाहर वाले पर +q होगा और वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लेता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने अंदर एक पॉइंट लिया कुछ a सेंटर से r डिस्टेंस पर, और इसके बीच में एक पॉइंट लिया b और एक बाहर पॉइंट लिया c। सेंटर को हम लोग o बोल रहे हैं। तो हमें बताना है फाइंड E and V at point A, B, C। B जो है वो मेटल के अंदर है ना। सर ए और सी ना दोनों की वजह से, क्यू की वजह से लगेगा सिर्फ, और बी पे 0। A पॉइंट अंदर है, सेंटर से A पॉइंट सेंटर से R डिस्टेंस पर है ना। इसको सही से दिखाता हूँ। A पॉइंट जो है ये सेंटर से R डिस्टेंस पर यहाँ पर है। डिस्टेंस के लिए S1 वो OA, OB, OC ऐसे यूज कर लेना। S1 S2 सरफेस है, S1 इनर सरफेस और S2 आउटर सरफेस। चलो अब सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पर चार्जेस कैसे कैसे आए हुए हैं। यहाँ पे देखो, अंदर यहाँ सेंटर पे +q है, यहाँ पे -q है, बाहर +q है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप यहाँ पे देखो मान सकते हो कि बाहर ये एक +q चार्ज का हॉलो स्फीयर है ना। ये क्या, एक +q चार्ज का हॉलो स्फीयर, एक ये -q चार्ज का हॉलो स्फीयर है कि नहीं। यहाँ पे दो स्फीयर रखे हैं हॉलो वाले, एक +q चार्ज का, एक -q चार्ज का, और सेंटर पे एक q चार्ज है ना। और साथ में हमें पता है कि कोई भी हॉलो स्फीयर पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर वाले पॉइंट पे आएगा, अंदर के साइड में 0 होगा, है कि नहीं। ये अपन को पहले पढ़ता है ना कि एक हॉलो स्फीयर लेते हैं जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो बाहर वाले पॉइंट पर E आएगा, अंदर वाले साइड में E 0 होगा। तो अब ये सोच सोच के हम लिखेंगे। तो मान लो हम पॉइंट C पे लिखते हैं। जब पॉइंट C पे लिखेंगे तो एक ये बाहर +q चार्ज का हॉलो स्फीयर है, इसके लिए पॉइंट बाहर है, तो इसका सारा चार्ज सेंटर पे मान के लिखेंगे। तो सेंटर पे कितना चार्ज आ गया, +q। तो पॉइंट C पे जब लिख रहे हैं तो +q के वजह से kq/OC² अवे फ्रॉम चार्ज। फिर निगेटिव चार्ज का यहाँ पे एक स्फीयर है, निगेटिव चार्ज का स्फीयर ना। निगेटिव चार्ज के स्फीयर की वजह से भी बाहर वाले पॉइंट पे निकालोगे तो ये चार्ज सेंटर पे लोगे, तो आप क्या लिख दोगे, k -q/OC²। और फिर सेंटर पे एक +q चार्ज रखा है, इसके वजह से लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, kq/OC²।
तो फाइनल कितना आ गया, के क्यू अपॉन में ओ सी स्क्वायर। पॉइंट सी सबको अच्छे से क्लियर है? अभी हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ना, फिर पॉइंट बी पे देखते हैं। बी देखो यहाँ पे कहां पर है, बी यहाँ पे मेटल के अंदर है ना, बी वाला पॉइंट यहाँ मेटल के अंदर है। अब अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो हमें पता है मेटल में, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में बी पे ई जीरो आएगा। बट हम सॉल्व करके देख भी लेते हैं ना। अगर हम बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो बाहर वाले सरफेस की वजह से, बाहर ये जो चार्ज का स्फीयर है S2 सरफेस, उसके अंदर है ना पॉइंट बी, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर कोई ई आएगा, बाहर वाले चार्ज के स्फीयर की वजह से अंदर वाले पॉइंट पे ई कितना आएगा, नहीं आएगा, जीरो आएगा। फिर नेक्स्ट आता है ये अंदर वाले चार्ज वाले स्फीयर के वजह से, ये देखो ये निगेटिव चार्ज का एक हॉलो स्फीयर है और पॉइंट भी उसके बाहर है, तो इसके वजह से कितना आएगा, ये सारा का सारा चार्ज हम इसके सेंटर पे रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, के माइनस क्यू अपॉन में ओ बी स्क्वायर ना, टूवर्ड सेंटर हो रहा होगा ना, इसलिए माइनस साइन के साथ लिखा है। और फिर एक सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू के वजह से पॉइंट बी पे क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, तो के प्लस क्यू लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये मिलकर के जीरो हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट बी पे हमने सीखा ई जीरो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लो क्या क्या लिखा गया है यहाँ पर। जीरो तो है, ये तो हमने देखते ही बोल दिया, लेकिन यहाँ पे जीरो में भी बहुत ध्यान से चीजें समझनी है। यहाँ पे देखो जीरो कैसे हुआ है, अबे यार ये प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे रखा है, इसके वजह से बी लिखा है। तीन थे, बाहर वाला स्पीयर, अंदर वाला स्पीयर और पॉइंट चार्ज। ये बाहर वाले स्पीयर की वजह से, ये उसके अंदर वाले की वजह से, और ये सेंटर वाले की वजह से। एक बार में ध्यान से सुनो भाई। तो अब देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे जो जीरो हुआ वो जीरो कैसे हुआ, बाहर वाले चार्ज का अपना अलग जीरो है, और हॉलो स्पीयर के अंदर, ये बाहर वाले सरफेस के अंदर फिर जो भी चार्जेस थे, बाहर वाले स्फीयर के ये जो सरफेस है उसके अंदर के जो भी चार्जेज है, उन दोनों का मिलके अलग जीरो हुआ है ना, इन दोनों का अलग जीरो हुआ है। ये जो यहाँ पे इनर सरफेस पे चार्ज है और कैविटी में चार्ज है, ये सबको हम बोलेंगे इनर चार्ज, और इसको बोलेंगे आउटर चार्ज। तो इनर चार्ज की वजह से बाहर के साइड में अलग से जीरो हुआ, और आउटर चार्ज की वजह से यहाँ पे अपना अलग जीरो है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होगा कि इनर चार्जेस के ई को आउटर चार्जेस का ई कैंसिल कर रहा है, ऐसा नहीं है। आउटर चार्ज का ई अपना अलग जीरो होगा, और इनर चार्जेस के ई का सम नेट जो आएगा वो अपना अलग जीरो होगा। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ?
देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो भी बाहर के चार्जेस होंगे उसके वजह से बाहर वाला जो सरफेस है उसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वहां पे ई जीरो मिलेगा ना, उसकी वजह से अंदर कोई ई नहीं आएगा। और अंदर जो भी चार्जेस होंगे उसके वजह से जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस के बाहर कोई भी पॉइंट लूंगा तो वहां पे ई जीरो आएगा ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कुछ माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे जो भी देखो इनर चार्जेस हैं, ये इनर चार्जेस की वजह से इस इनर सरफेस के बाहर, इस सरफेस के बाहर चाहे मैं मेटल पे पॉइंट लूं या मेटल के बाहर पॉइंट लूं, हर एक पॉइंट पर ई की वैल्यू जीरो होगी ना। इन दोनों का कंबाइन ई हमेशा इस इनर सरफेस को क्रॉस करते ही, चाहे वो मेटल के अंदर हो या मेटल के बाहर चले जाओ, कहीं पे भी इनर सरफेस के इधर कहीं पर भी हर पॉइंट पे इन दोनों का कंबाइन ई जीरो मिलेगा। और आउटर सरफेस का जो चार्ज होगा उसके वजह से आउटर सरफेस के अंदर कहीं पे भी चले जाओ अंदर, यहाँ पे कहीं पे भी आउटर सरफेस के अंदर हर पॉइंट पे आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसके वजह से ई जीरो मिलेगा, वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? सर एक डाउट था। अभी कोई डाउट नहीं सुना जाएगा, पहले मुझे सब पढ़ा लेने दो फिर डाउट पूछना, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, ये इसी मतलब यही मतलब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट का शेल के अंदर ई जीरो रहता है। शांति बना, यही सब पढ़ाऊंगा, अभी यही सब करा रहा हूँ मैं। अभी जो लिखा है मैंने वो कोई भी बॉडी के लिए लिखा है। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है सबको? तो हम देखो उसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि अंदर के चार्जेस का ई बाहर हर पॉइंट पे जीरो होता है और बाहर के चार्जेस का ई अंदर हर पॉइंट पे जीरो होता है। अंदर के चार्जेस का ई बाहर हर पॉइंट पे जीरो होगा और बाहर के चार्जेस का ई अंदर हर पॉइंट पे जीरो होगा। अब अभी हम लोग इसमें और पार्ट करना था। ए पे अब अगर हम लिखते हैं, अब अगर हम ए पे लिखेंगे ई की वैल्यू तो क्या लिखेंगे? ए यहाँ पे लिया है ना आर डिस्टेंस पे, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर इस पॉइंट पे ई जीरो आएगा। और ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की वजह से, ये निगेटिव चार्ज का एक हॉलो स्फीयर है, इसकी वजह से भी ए पॉइंट पे ई जीरो आएगा। तो ए पॉइंट पे केवल किसकी वजह से ई आएगा? जो यहाँ सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है ना, सेंटर पे जो चार्ज रखा है केवल उसकी वजह से आएगा। बाहर वाले की वजह से जीरो, इनर सरफेस का जीरो, सेंटर वाले चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और सिंपल सा आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, बाहर के चार्जेस के वजह से अंदर ई जीरो होता है और अंदर के चार्जेस के वजह से बाहर ई जीरो होता है। अंदर के चार्जेस का इफेक्ट अंदर ही दिखेगा, बाहर के चार्जेस का इफेक्ट बाहर दिखेगा। सर वो जो अंदर बोल रहे हो वो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है कि बॉडी के रिस्पेक्ट में, मतलब शेल का अंदर का साइड? अंदर मतलब इनर सरफेस। अच्छा ओके। मतलब जैसे जब मैं अंदर बोल रहा हूं तो आउटर सरफेस के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो भी होगा वो इनर चार्जेस की वजह से होगा। और बाहर बोल रहा हूं तो ये जो एक तरह से देखा जाए तो इनर मतलब यही लोगे ना, यहाँ तो ई होना ही नहीं है, तो अंदर मतलब ये कैविटी में। और तो मतलब पॉइंट ए के लिए वो जो इनर सरफेस है वो बाहर है कि अंदर है? पॉइंट ए के लिए इनर सरफेस बाहर है। बाहर है ना? क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ अंदर है ना, ये इनर सरफेस के अंदर है ना, पॉइंट अंदर है। नहीं ए के लिए इनर सरफेस अंदर का चार्ज है क्या? हाँ वो तो अंदर का ही चार्ज है ना, तो इसके वजह से हमने अलग निकाला तो वो जीरो आया। ये माइनस क्यू चार्ज का हॉलो स्फीयर था। नहीं आपने सर वो स्टेटमेंट क्या बोला था, अंदर वाले चार्जेस के लिए बाहर जीरो है ना? हाँ मैंने क्या बोला है कि अगर मुझे अंदर ही निकालना है तो मैं बाहर के चार्ज को सोचूंगा ही नहीं।
ठीक है। हाँ तो वही मतलब इनर सरफेस बाहर हुआ ना। सुन ले मेरी बात, तो बाहर मतलब कैविटी का आउटर सरफेस वो बाहर है। हाँ ओके। यहाँ से बाहर की दुनिया शुरू हो गई, यहाँ से ये हाँ अंदर की दुनिया है। अब हाँ में तो कुछ होना ही नहीं है हाँ ना, ये अंदर की दुनिया, ये कैविटी वाला रीजन, और बाहर का ये जो खुला खुला रीजन है ये बाहर की दुनिया है। हाँ अब अंदर कुछ भी मुझे देखना है तो बाहर के चार्ज की वजह से ई नहीं देखूंगा ओके। ना। अब अंदर ई केवल किसकी वजह से देखूंगा, इसके वजह से और इसके वजह से। और इन हाँ दोनों की वजह से जब देखूंगा तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि देखना है तो मतलब होगा ही। अब जैसे ये माइनस क्यू चार्ज का यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है, तो इसके वजह से पॉइंट ए पे ई कितना आया, 0, तो वो नहीं आया, इसका केवल आया, तो इसका लिख दूंगा। अच्छा समझ गया सर। अब बाहर मुझे यहाँ लिखना है तो मैं इन दोनों को देखूंगा ही नहीं, केवल यहाँ का देखूंगा, इसकी वजह से यहाँ कितना आ रहा है। ओके समझ गया सर। तो पॉइंट ए पे सबको ई क्लियर है। तन्मय कहाँ पे, ये वाला स्लाइड बोल रहे हैं, ये वाला। अब पोटेंशियल लिख लेते हैं। पोटेंशियल लिखेंगे अगर, तो पोटेंशियल लिखने के लिए क्या रहेगा, ना पोटेंशियल लिख रहे थे, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और बाहर प्लस क्यू चार्ज है। हमने यहाँ पे एक कोई पॉइंट ए लिया है, इसमें कोई पॉइंट बी लिया है और यहाँ कोई पॉइंट सी लिया है। बी को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, कहीं भी लिखो मेटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख देता हूँ बी, और सेंटर को वो बोल रहा हूँ। तो अब जब हम लोग बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे, यहाँ पे जब हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे सी पे, तो पोटेंशियल लिखने के लिए कैसे सोचोगे, एक इन्फिनिटी से चार्ज ला करके यहाँ रख रो और वर्क निकाल लो, तो बाहर फील्ड केवल किसका प्रेजेंट है, ये बाहर वाले चार्ज का। अंदर वाले चार्जेस का तो बाहर फील्ड है ही नहीं है ना, तो पोटेंशियल बाहर केवल किसकी वजह से आएगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से ना। आप ऐसे लिखोगे, पॉइंट सी पे जब लिख रहे हो तो बाहर वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन में ओ सी। बाहर वाले चार्ज का एक हॉलो स्फीयर बना हुआ है ना, हॉलो स्फीयर के बाहर पोटेंशियल लिखना है। अंदर वाले चार्जेस का अभी तो मैं लिख देता हूं, बट आगे कॉन्सेप्ट अभी बना लेंगे कि बाहर लिखना ही नहीं है। ओसी इनर चार्ज का हॉलो स्फीयर है, माइनस क्यू चार्ज का हॉलो स्फीयर है, तो उसके वजह से सी पर माइनस के क्यू बाई ओ सी, फिर सेंटर पे एक क्यू चार्ज है तो प्लस के क्यू बाई ओ सी, तो ये सब कट गया, केवल सी पे कितना पोटेंशियल आया, के क्यू अपॉन में ओ सी। फिर हम लोग अब लिखते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे तक हमें पहुंचना है ना, यहाँ पे तक एक यूनिट चार्ज को ला के रखना है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना बोलोगे, बाहर वाले चार्ज के वजह से बाहर से ही आप आओगे ना, तो बाहर से आओगे तो यहाँ तक तो वर्क करना ही पड़ेगा ना, तो जो इसके सरफेस का पोटेंशियल आएगा वही यहाँ का पोटेंशियल आएगा पॉइंट बी का। ये बात समझ आ रही है, हाँ सर पॉइंट समझा। तक पहुंचना है मतलब बाहर से ही आओगे तो सरफेस तक का। आप अलग अलग ऐसे लिख दोगे, पॉइंट बी का लिखना है तो आउटर चार्ज के अंदर, आउटर चार्ज का एक हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर का पोटेंशियल लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, अंदर का मतलब सरफेस का, तो के क्यू अपॉन में आर। फिर इनर चार्ज की वजह से हमें पता है 0 आएगा, बट अभी मैं लिख देता हूँ, माइनस क्यू चार्ज की वजह का एक हॉलो स्फीयर है तो उसके वजह से पोटेंशियल सेंटर पे रख करके यहाँ बी का लिख देंगे, बी बाहर है ना माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो के माइनस क्यू अपॉन में आर, और आर या ओ भी लिख दो ना, और सेंटर वाले चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन में ओ बी।
सूजल थोड़ा अपना भी दिमाग लगा भाई, सब कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ, तू उतना स्टेटमेंट सोच के भी लिखेगा तो हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, के क्यू बाई ओ बी। आपको हॉलो स्फीयर के वजह से बाहर का अंदर कोई पॉइंट पे वी लिखना पता है, माइनस क्यू चार्ज का हॉलो स्फीयर है उसके वजह से बाहर वाले पे वी लिखना पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से वी लिखना पता है, सबका लिख दो। सूजल समझ आया, अभी समझाना है कुछ? फिर पॉइंट ए पे देखो, पॉइंट ए पे देखोगे तो हर एक की वजह से अलग अलग लिखो ना। बाहर ये हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर है पॉइंट ए ना, तो अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? मैंने देखो जो ये बोला था अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट अंदर रहेगा, वो ई के लिए बोला है ना, और बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट बाहर रहेगा, वो ई के लिए। पोटेंशियल के लिए तो अंदर आ रहे हो तो बाहर से ही आओगे ना, समझो ना। पोटेंशियल के लिए अगर अंदर का पोटेंशियल निकालना है तो हाँ सर। बाहर से ही आएंगे ना, तो बाहर का तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो पॉइंट ए पे अगर हम देखें तो पॉइंट ए पे बाहर वाले चार्ज की वजह से, अबे बकवास की बातें करते हो यार, तुम लोग को बोला ना ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो ये सेंटर से ये डिस्टेंस ओ भी होगा, वो आर ही होगा ना। ये थिकनेस समझाने के लिए दिखाया है, बोला ना मैंने ये थिकनेस नेग्लिजिबल है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, थिकनेस नेग्लिजिबल। तो पॉइंट ए पे जब लिखेंगे तो के क्यू अपॉन में सबसे बाहर वाले चार्ज के वजह से अंदर वाले पॉइंट पे, तो मतलब उसके सरफेस का लिख देंगे, सरफेस मतलब आर ले लेंगे। फिर माइनस क्यू चार्ज के स्फीयर के लिए देखें तो इसके लिए भी तो ये पॉइंट ए अंदर है ना, तो इस माइनस क्यू चार्ज के स्फीयर की वजह से क्या होगा, प्लस के माइनस क्यू अपॉन में आर। और सेंटर पे जो क्यू चार्ज है उसके वजह से के क्यू अपॉन में ओ ए। तो ये कितना आ जाएगा, इधर वाला तो जीरो हो गया, केवल बचा के क्यू अपॉन में ओ ए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? पोटेंशियल लिखने में हमेशा ध्यान रखो कि जितने भी चार्जेज हैं हर एक चार्ज का अपना अलग अलग फॉर्मूला लगाओ, लिख दो। और ई लिखने में हमेशा ध्यान रखना है कि बाहर के साइड में ई केवल बाहर के चार्ज का होगा और अंदर के साइड में ई केवल अंदर के चार्ज का होगा। ठीक है, नोट हो गया? थिकनेस नेग्लिजिबल ले रहा हूं ना। अब देखो मैंने यहां पर एक क्यू चार्ज दिया और इसको थोड़ा साइड में रखा ना, सेंटर हमारा ओ था, हमने साइड में कोई पी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा ना, इसका रेडियस कुछ आर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि चार्ज कैसे इंड्यूस होगा, इधर के साइड में ज्यादा चार्ज आएगा, इधर कम आएगा, और टोटल चार्ज इनर सरफेस पे कितना आएगा, माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पे कितना आएगा, प्लस क्यू। अब देखो इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर मैं मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे ई निकालूं, मेटल के अंदर अगर मैं इस पॉइंट पे ई निकालूं ना, ये पॉइंट बी है, तो बी पे अगर मैं ई निकालूं तो यहाँ पे देखो क्या होगा, शुरू में आप थोड़ी देर के लिए मान लो, शुरू में आप मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज मेरा यहाँ पर था, प्लस क्यू चार्ज मेरा यहाँ पे था, तो ये चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा ना, माइनस क्यू। प्लस क्यू यहाँ ओ पॉइंट पे था, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे ई जीरो है, और बाहर वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ई जीरो है।
ठीक है, शुरू में मैंने क्या माना कि ये यहाँ पर है सेंटर पे ओ पर, तो यहाँ का भी चार्ज यूनिफॉर्म है, यहाँ का भी यूनिफॉर्म है, और इस पॉइंट पे E0 है, इन दोनों का कंबाइन। अब बाहर वाला अपना अलग 0 है, बाहर वाले चार्ज का अंदर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं इसको हल्का सा मूव कराऊंगा, जैसे मैं हल्का सा मूव कराऊंगा, तुरंत सबसे पहले किधर का चार्ज मूव करेगा? जैसे मैं इसको हल्का सा मूव कराऊंगा, यहाँ का निगेटिव चार्ज तुरंत मूव करेगा और वो इधर आने लग जाएगा, ना इधर आने लगेगा। और जैसे ही वो इधर को आएगा, उससे होगा क्या, अब अगर मैं यहाँ पे E निकालूं तो इस प्लस क्यू का E और ये माइनस क्यू का E ये कैंसिल कर रहा होगा। प्लस क्यू का ये इसके पास आया, यहाँ पर बी के पास आया तो E बढ़ा, तो निगेटिव भी यहाँ पर आ गया, उसने E को घटा दिया। बाहर तक इफेक्ट पहुंच ही नहीं पाया इसका, नहीं इसका इफेक्ट बाहर पहुंच ही नहीं पाया, बाहर पहुंच ही नहीं पाया, तो यहाँ के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इफेक्ट चेंज आएगा बाहर के साइड में? बाहर वाले साइड में कोई इफेक्ट आ ही नहीं पाएगा। जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर कुछ चेंज करेंगे, तुरंत इनर सरफेस का चार्ज अपने को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और बाहर के हर पॉइंट पे E0 कर देगा। इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट इस कैविटी के बाहर हमेशा 0 जाएगा ना। इन दोनों चार्ज, जो भी कैविटी में चार्ज है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट बाहर के हर पॉइंट पे हमेशा 0 मिलेगा। जैसे हम थोड़ा सा कुछ भी चेंज लाएंगे, तुरंत वो अपने को ये चेंज लाएंगे, इनर सरफेस का चार्ज चेंज करेगा और तुरंत बाहर को 0 कर देगा। तो यहां पर एक मिनट रुको भाई, ये विनोद ठाकुर जी को देख लिया जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो S1 का चार्ज आएगा, S1 मतलब कौन सा था, अंदर वाले को मान लो S1 बोल रहे हैं, बाहर वाले को S2, तो S1 का नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा और S2 का यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि जो इनर चार्जेस का इफेक्ट है वो बाहर आ ही नहीं पाता है। जब बाहर आएगा ही नहीं, तो अगर ये शुरू में यूनिफॉर्म था तो बाद में भी यूनिफॉर्म ही रह जाएगा। लैग आ रहा है, हेलो? ठीक है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ से क्या सीख लिया, हमने यहाँ से ये सीखा कि जैसे ही हम अंदर के साइड में कुछ भी चेंज करेंगे, तो उसके इफेक्ट को तुरंत अंदर वाला सरफेस ही कैंसिल कर देगा ना, बाहर तक आने नहीं देगा। ठीक है ना, जैसे ही हम अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो इनर सरफेस ही उसको कैंसिल कर देगा, बाहर तक वो इफेक्ट आने नहीं देगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैंने बोला अंदर का चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगा और S2 जो बाहर का होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और चार्ज की वैल्यू कितनी कितनी आई है, -Q और +Q। तो अब यहाँ पे हम ये पॉइंट लिख लेते हैं कि इफ वी चेंज, नहीं इसका कोई डेरिवेशन नहीं है भाई। इफ वी चेंज एनीथिंग आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, इनसाइड कैविटी then charge of inner surface will change itself and combined and net E
ठीक है, यहां तक नोट हुआ? मैं प्राइवेट चैट चेक नहीं कर रहा हूँ तन्मय, मत डाल। मैं अलग मोबाइल पे देख रहा हूँ चैट, वहां पे केवल पब्लिक वाला ही देख सकता हूँ। ठीक है, हो गया। हाँ मैं हूँ भाई, आसुमल मैं ही हूँ। वो उससे मैं वो चैट देख रहा हूँ एक्चुअली मोबाइल पे। सर लास्ट स्लाइड दिखाओ, 1 मिनट स्क्रीनशॉट नहीं निकला। स्क्रीनशॉट इतना टाइम लगा के लेगा तो कैसे होगा भाई? हाँ हो गया सर। तो अब देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हमने सेंटर पे लिया, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसको ऐसे पूछते हैं, रुको एक मिनट। हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया ना, और इसकी थिकनेस कुछ होगी, अभी उसकी कोई यूज नहीं है वैसे, नेग्लिजिबल है थिकनेस। और यहाँ पे बाहर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। तो अब हमें बताना है कि बाहर वाले सरफेस पर और अंदर वाले सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा और वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म और इनसाइड यूनिफॉर्म। हम देखो इसको ऐसे सोचेंगे ना, स्टेप वाइज सोचेंगे। हम पहले सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी ना, और कैसे केवल यहाँ पे ऐसे स्फीयर रखा था और सेंटर पे क्यू चार्ज था।
सेंटर पे क्यू चार्ज था तो यहाँ पे कितना चार्ज आया हुआ था, माइनस क्यू, और बाहर कितना आया हुआ है, यूनिफॉर्मली प्लस क्यू। फिर हमें पता है कि बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर ई नहीं जा रहा है और अंदर वाले चार्जेस का बाहर ई नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैं बाहर की साइड से एक ई लगाऊंगा, जैसे मैंने बाहर से ई लगाया तो यहाँ पर एक ई आ जाएगा। अब ये ई आते ही ई अंदर वाले चार्जेस का इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है, इस ई के आते ये जो बाहर वाले चार्जेस हैं ये रिपेल होके इधर को भागेंगे ना, और ये इधर होकर के भागेंगे और इधर से जब इधर आएंगे तो इधर को एक ई आने लगेगा, इंड्यूस चार्ज का ई ना, यहाँ पे ऐसा होने लगेगा। तो अब ऐसे होने से क्या हो जाएगा कि अब जैसे मैं कोई भी पॉइंट पे ई निकालूंगा तो एक तो ये वाला ई जो एक्सटर्नल ई है और ये पॉजिटिव चार्ज का ई, S2 सरफेस का ई, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इनर सरफेस पे इनर चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब सेम बना रहेगा वहां पर ना। तो इससे देखो क्या हो रहा है, बाहर जो भी ई था, बाहर जो भी आपने कोई और चार्ज लाके रखा उसका ई, आउटर सरफेस का ई, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अंदर ई जीरो आएगा और अंदर वाले चार्जेस का कंबाइंड ई यहाँ पे जीरो है। ठीक है, समझो, बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, सबका कंबाइंड अंदर ई कितना आएगा, जीरो, और अंदर वाले चार्जेस का बाहर इस पॉइंट पे ई कितना आएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम बाहर कुछ भी चेंज करेंगे तो बाहर वाले चेंज को काउंटर कौन करेगा, बाहर का सरफेस, वो खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और अंदर इफेक्ट जाने ही नहीं देगा। बाहर अगर कुछ भी चेंज आएगा तो उसको कौन काउंटर करता है, बाहर का सरफेस, और अंदर इफेक्ट जाने ही नहीं देगा, तो अंदर सारा अरेंजमेंट सेम बना रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, S1 पे जो चार्ज आया माइनस क्यू इनर सरफेस पे, बाहर वाले पे प्लस क्यू, क्योंकि चार्ज तो आप वैसे ही निकाल लोगे ना। यहाँ पे माइनस क्यू गॉस थ्योरम लगा के फिर चार्ज कंजर्वेशन लगा के बाहर प्लस क्यू, और S1 पे यूनिफॉर्म बना रहेगा अंदर वाले पे, बाहर वाले पे नॉन यूनिफॉर्म ना। और हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमने बाहर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर करने का काम किसने किया, बाहर का सरफेस, अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। नोट कर लो यहाँ तक।
यहाँ पे देखो बस यही चीज फॉलो हो रही है कि बाहर का जो भी Q था, बाहर का जो भी E था, ये E कोई चार्ज रखा होगा उसके वजह से आया होगा ना। मतलब बाहर के जो भी चार्जेस थे उनके वजह से E आउटर सरफेस के अंदर इंटर नहीं कर सकता ना, वो नेट हमेशा जीरो रहेगा। सिंपल सा स्टेटमेंट, बाहर का जो भी होगा E के मामले में वो बाहर हैंडल होता है, अंदर इफेक्ट नहीं आता, और अंदर कैविटी में जो भी चार्जेस है उनका इफेक्ट बाहर नहीं जाता है। नोट हो गया? अब देखो बाहर के का ई जो है, बाहर के जो भी चार्जेज है उनका इफेक्ट अंदर नहीं जाएगा। मतलब अंदर जो भी चार्जेज है उनपे कभी कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो अपोजिट में चार्जेज आए, इस चार्ज का ई और ये जो बाहर से ई आया था वो सब हर पॉइंट पे कैंसिल हो रहे हैं, हर पॉइंट पर। हाँ, और इनका अलग से इस पॉइंट पे ई कैंसिल हो रहा है। तो अब हम ये देखें, हमने ये देखा कि बाहर का जो भी चार्ज का ई अंदर नहीं पहुंचता, मतलब अंदर वाले चार्जेस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो ये लोग अंदर सेफ रहेंगे। अंदर मैं कुछ भी डाल दूं तो उसका बाहर कुछ भी करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि अंदर की चीजें सील्डेड हैं ना। तो इसको बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर कैविटी में जो भी चीजें होती है वो बाहर से सील्डेड रहती हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सील्डिंग बोलते हैं। कंडक्टर का सरफेस सील्ड के टाइप है ना, बाहर से जो भी ई होगा वो अंदर पहुंचने नहीं देगा।
इग्नोर करो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ कुछ, अभी मैं सरफेस लिख रहा हूँ, आपको उसमें बस ये बताना है कि चार्ज कितना कितना आएगा और यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। नहीं, ये मैंने एक स्फीयर लिया, स्फीयर के अंदर एक कैविटी बनाई। कैविटी ऐसे रैंडम शेप की है ना, इधर अंदर सरफेस S1 है, बाहर का सरफेस S2 है, और कैविटी में क्यू चार्ज डाल दिया। तो क्यू चार्ज की वजह से अब चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो S1 पे बताना है कितना चार्ज आएगा, S2 पे कितना आएगा और वो कैसा होगा। थिकनेस का क्या करेगा यहाँ पर आदित्य, वैल्यू थोड़ी बतानी है तुझे E या V की। S1 पे माइनस क्यू चार्ज आएगा और वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। S2 पे प्लस क्यू चार्ज आएगा और वो यूनिफॉर्म होगा। आप इसको ऐसे सोच लोगे कि पहले मान लो यहाँ पर ये चार्ज सेंटर पे रखा था और ये एकदम स्फेरिकल था, और बाद में अंदर आपने इसको इधर कर दिया, इसका शेप चेंज कर दिया, तो जो भी हुआ वो अंदर हुआ। बाहर जो चार्ज आ गया था एक बार, वो यूनिफॉर्म आया था, तो वैसे ही बना रहेगा। ना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप ऐसे सोचोगे कि पहले यूनिफॉर्म कैविटी थी, स्फेरिकल कैविटी थी, और सेंटर पे क्यू चार्ज रखा था, तो यहाँ माइनस क्यू आया, यहाँ प्लस क्यू आया, और सब कुछ सिमेट्रिकल है। फिर मैंने अंदर चेंजेस कर दिया, क्यू को साइड में कर दिया, इसका शेप चेंज कर दिया कैविटी का। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना, अंदर जाके कर दिया कुछ, तो वो इफेक्ट बाहर नहीं पहुंचेगा ना, बाहर अब भी यूनिफॉर्म बना रहेगा ना, बाहर यूनिफॉर्म रहेगा। अंदर का चेंज हुआ तो अंदर का सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर नेक्स्ट हमने कोई भी आर्बिट शेप का कंडक्टर लिया और इसमें भी आर्बिट शेप का कुछ ऐसे कैविटी बना दिया, और इसमें कुछ क्यू चार्ज डाल दिया। तो अब S1 और S2 पे कितना कितना चार्ज आएगा और वो किस टाइप का होगा। S1 पे माइनस क्यू और S2 पे प्लस क्यू, और दोनों पे नॉन यूनिफॉर्म। तो अब देखो कंडक्टर का जो मेन पॉइंट था अब अपन समझ चुके हैं, अब अपन फास्ट फास्ट चल सकते हैं। मेन जो कंडक्टर का पॉइंट था वो यही था कि कभी भी कैविटी के अंदर कुछ भी रखेंगे तो वो सब अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं लेना रहता ई निकालने में, और बाहर कुछ भी है तो ई निकालने में अंदर नहीं लेना है। अब इसको यूज करते हुए हम लोग फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नोट हो गया ये? नहीं आदित्य, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपने सरफेस पे, वो पॉसिबल कब है, जब आपने अलग से कुछ चार्ज दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर
हमने एक ऐसे हॉलो स्फीयर लिया जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है और इसके सेंटर को O बोल रहे हैं। सेंटर से R डिस्टेंस पर हमने एक Q चार्ज रख दिया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट A ले लिया, बाहर एक पॉइंट B ले लिया। इसका रेडियस कुछ R है, तो हमें बताना है फाइंड E and V at point O A B। सबसे पहले आप बी पे निकालो ना, पहले बी पे निकालो, फिर ए पे, फिर ओ पे लास्ट पे निकालो। ओ वाला लास्ट में करो, पहले बी और ए का निकाल लो। हाँ राज, देखो यहाँ पर बी और ए का सही है, और ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि सर? का डिस्ट्रीब्यूशन हमें इनर सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म की वजह से हमें ई लिखना नहीं आता। सर आएगा ना? अब तुम ब्रह्मा बन गए, कैसे आएगा? मैं बोलूं सर, देखो हाँ। वो फ्लक्स वो जस्ट बीच में अगर एक गॉसियन प्लेन बनाए तो जीरो आ गया ना फ्लक्स। हेलो? हाँ हाँ, वो जो शेल है उसके बीच में गॉसियन प्लेन बनाए तो वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो प्लस, वो जो प्लस चार्ज है ना वैसे ही बिहेव कर रहा है, प्लस माइनस चार्ज आ गया है, तो प्लस माइनस कौन साइड होके ओ पे जीरो आ जाएगा। अरे नहीं ना भाई, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्लस चार्ज। अभी रुक जाओ, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बी पे देखते हैं। बी वाले पॉइंट पे देखेंगे तो हम सीधे ई तो लिखेंगे नहीं। अब अंदर वाले चार्जेज हैं, तो अंदर के चार्ज की वजह से हमें पता है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया हुआ है -q, और बाहर यूनिफॉर्मली +q चार्ज आया हुआ है। तो
अंदर के चार्जेस की वजह से तो बाहर के साइड में एक तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बी पॉइंट पे, तो अंदर के चार्ज की वजह से इन दोनों यहाँ वाले चार्ज और यहाँ वाले की वजह से यहाँ पे ई लिखेंगे ही नहीं ना। आप चाहो भी तो लिख भी नहीं सकते, बस आप कॉन्सेप्ट से ही सोच सकते हो कि इनर चार्जेज हैं तो उनके वजह से यहाँ पे बी नहीं आएगा। अदरवाइज इस बार नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख भी नहीं पाओगे ना। लेकिन आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है कि कैविटी के अंदर के चार्जेस का नेट ही बाहर नहीं आएगा, बस इसका आएगा। तो बी पॉइंट पे हम ई लिख देंगे के क्यू अपॉन में, और बी पॉइंट पे बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो तो एक हॉलो स्फीयर है ना चार्ज का, तो हॉलो स्फीयर की वजह से हमें ई लिखना पता है। और जब हम वी लिखेंगे तो जब बाहर से चार्ज लेके आ रहे होंगे ना, बाहर से चार्ज लाके इन्फिनिटी से यहाँ रखेंगे, तो किसके वजह से वर्क करना पड़ेगा? केवल ये जो बाहर चार्ज है इसके वजह से ना, अंदर वाले चार्जेस की वजह से। बाहर कोई ई नहीं है तो वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, तो बस इसके वजह से हम वी लिख देंगे, तो वो आ जाएगा के क्यू अपॉन में ओ बी। फिर नेक्स्ट अब देखते हैं ए पॉइंट पर। ए पॉइंट मेटल के अंदर है, सीधे हम लोग ई की वैल्यू 0 लिखेंगे अब बिना कुछ सोचे हुए। फिर ए पॉइंट पे पोटेंशियल, तो फिर वैसे ही सोचेंगे कि भाई बाहर से आ रहे हैं तो सरफेस तक आने में वर्क करना पड़ेगा, और सरफेस तक किसकी वजह से वर्क करना पड़ेगा? ये बाहर के चार्जेस की वजह से। तो ये कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन में आर। फिर नेक्स्ट आता है 0.3 ओ पर। अब जब हम ओ पे जाएंगे तो ओ पे देखो ये प्लस क्यू की वजह से हमें लिखना आता है, प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे तो उसका लिख सकते हैं। ये यूनिफॉर्म चार्ज का स्फीयर है बाहर वाला, उसके वजह से पता है अंदर ओ पे 0 है। लेकिन ये जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का हॉलो स्फीयर है, इसके वजह से आपको लिखना नहीं आता ना, इसको लिखना नहीं आता, तो आप यहाँ पॉइंट ओ पे बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी फाउंड। पोटेंशियल लिखे अगर हम लोग, डिफाइंड नहीं है, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे मैथ में दिक्कत है, हमें इतनी अभी मैथ नहीं आती कि कैलकुलेट कर लें। वहां ई तो है ही है, डिफाइन तो है ही है। आदित्य समझ रहा है ना? हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं उतना नॉन यूनिफॉर्म की वजह से। पॉइंट ओ पे अब हम पोटेंशियल लिखें, तो ये बाहर वाले चार्ज की वजह से, बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर पॉइंट ओ पे पोटेंशियल लिखना है, तो क्या लिखेंगे? जो इसके चार्ज सरफेस का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा। तो एक तो बाहर वाले चार्ज की वजह से आ गया के क्यू अपॉन में आर। फिर यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज का ऐसा हॉलो स्फीयर बना है, इस निगेटिव चार्ज के हॉलो स्फीयर की वजह से पॉइंट ओ पे पोटेंशियल लिख पाएंगे क्या? निगेटिव चार्ज के हॉलो स्फीयर की वजह से पॉइंट ओ पे पोटेंशियल। नहीं सर, मतलब वो इक्वी पोटेंशियल है, पर कैसे लिख पाएंगे लिखेंगे? भाई? देख यहाँ पे क्या होगा, इस पे मान लो एक माइनस डी क्यू लिया, तो यहाँ पर माइनस डी क्यू, तो उसके वजह से ओ पे पोटेंशियल क्या लिखूंगा? के माइनस डी क्यू बाई आर। ऐसे यहाँ एक माइनस डी क्यू लूंगा, के माइनस डी क्यू बाई आर, सब ऐड ही होते जाएंगे ना, सब डिस्टेंस सेम है ना। यहाँ माइनस क्यू वाला ये जो हॉलो स्फीयर है, हाँ, सब माइनस डी क्यू ऐड होकर के टोटल चार्ज बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझा समझा। यहाँ पोटेंशियल क्या आ जाएगा? के माइनस क्यू अपॉन में आर। और फिर इस जो ये वाला चार्ज है, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे तो ये डिस्टेंस आर है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे ना। तो ये कट गया, फाइनल पोटेंशियल पॉइंट ओ पे आया के क्यू बाई स्मॉल आर। पोटेंशियल स्केलर है, क्या बात है ऋग्वेद यार,
सही सोच रहा है एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर नहीं था ना, उसमें वेक्टर एडिशन करना था, वो नहीं पॉसिबल था, बट पोटेंशियल निकालना पॉसिबल है। देखो अभी तक हम लोग थिकनेस नेग्लेक्ट कर रहे थे ना, थिकनेस नेग्लेक्ट कर रहे थे, अभी हम लोग थिकनेस को काउंट कर रहे हैं ना। हमने अब ये एक R2 रेडियस का हॉलो स्फीयर, सॉरी सॉलिड स्फीयर है, और इसमें R1 रेडियस का कैविटी बना दिया है ना, R1 रेडियस का कैविटी बना दिया है। अब सेंटर को O बोला है, यहाँ A B C 3 पॉइंट ले लिए गए हैं, सेंटर पे Q चार्ज रखा है, तो हमें बताना है इन सारे पॉइंट पर V और E की वैल्यू क्या होगी। डिस्टेंस के लिए OA OB OC ऐसे यूज करो। राज, वोल्टेज कैलकुलेट करना आसान होता है, वो आराम से आ जाएगा। ई में दिक्कत होती है, बट यहाँ पे सब जगह सिमेट्रिकल चार्ज है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ई भी आ जाएगा। हाँ हाँ सॉरी सर, वो यहाँ पे देखो, इन ये जो चार्ज है इस बार सेंटर पे रखा है ना, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा, और बाहर भी यूनिफॉर्म आएगा। अगर सेंटर पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, यहाँ प्लस क्यू आएगा, और हर एक जगह चार्ज यूनिफॉर्म आएगा। तो अगर हम पॉइंट सी पे पहले देखते हैं, सी पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो डायरेक्ट बाहर वाले चार्ज का ही लिखो, ये जो चार्ज आया इसका। तो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQ अपॉन में OC²। पोटेंशियल लिखोगे सी पॉइंट पर, तो बाहर से जब हम इन्फिनिटी से चार्ज लाके यहाँ रखेंगे तो किसके वजह से वर्क करना पड़ेगा, बाहर वाले, इसकी वजह से, तो केवल इसकी वजह से लिख देंगे। नमन क्लास में है क्या? एक और नमन भगत आ रहा है।
नमन क्लास में है क्या तू? हाँ है सर वो नमन। है क्लास में? हाँ। तो ये फेक है मतलब, एक जो अभी आ रहा है। अच्छा वही है। अच्छा सर। ठीक है, तो देखो ये VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ अपॉन में OC। C इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर पॉइंट बी पे तो मेटल में कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे E0। पॉइंट बी पे पोटेंशियल लिखना है, तो बाहर से हम आएंगे, सरफेस तक आने में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? KQ अपॉन में R2, बाहर वाले सरफेस का लिख देंगे। फिर पॉइंट ए पे जब लिखेंगे तो E जो होगा बाहर वाले चार्ज के वजह से 0, अंदर वाला जो निगेटिव चार्ज का ये हॉलो स्फीयर है वो भी यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म अगर है तो उसके अंदर ये पॉइंट ए है, तो उस निगेटिव चार्ज के हॉलो स्फीयर के वजह से E कितना आएगा? पॉइंट ए पर 0 आएगा ना। निगेटिव चार्ज का एक हॉलो स्फीयर है, पॉइंट ए उसके अंदर है। अबे समझ आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर एकदम। और फिर यहाँ पर ये प्लस क्यू के वजह से ए पे निकालना है, वो तो आप लिख दोगे, तो आ जाएगा KQ अपॉन में OA का स्क्वायर। फिर पोटेंशियल लिख देते हैं। पोटेंशियल कितना कितना हो जाएगा? पोटेंशियल कितना कितना हो जाएगा? बाहर वाले चार्ज के वजह से अंदर पोटेंशियल लिखना है तो सरफेस का लिखेंगे, तो KQ अपॉन में R2। फिर निगेटिव चार्ज का ये हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो उसमें भी क्या लगाएंगे? K माइनस Q अपॉन में R1 प्लस सेंटर वाले चार्ज की वजह से KQ अपॉन में OA। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर हाँ, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तू बता कैसे होगा। सेंटर पे चार्ज रखा है, इस बार साइड में नहीं रखा है। सब चार्ज सरफेस पे ही रहेगा क्या? अब चार्ज मतलब यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आया है ना, यहाँ माइनस क्यू आया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और बाहर प्लस क्यू आएगा, वो भी यूनिफॉर्म रहेगा। वो सारा सरफेस पे है क्या? एक आउटर सरफेस पे, एक इनर सरफेस पे है। ठीक है। पॉइंट बी पे पोटेंशियल लिखना है, तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल कैसे लिख सकते हो? एक तो आप बेसिक से सोच सकते हो कि एक हम यूनिट चार्ज लेके आएंगे और बी पे रखेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अरे यार, पॉइंट ए का ऊपर लिखूं? अबे सब दिख रहा होगा भाई यहाँ पे। क्या करूं यार, ये नमन हमेशा यही करता है। KQ अपॉन में R2 प्लस K माइनस Q1 अपॉन में R1 प्लस KQ अपॉन में OA। अबे आदित्य गोराने बहुत पीटूंगा। इतनी बार समझाया कि अंदर जो भी चार्ज है जो उनका बाहर ही नहीं आएगा, फिर घूम फिर के वही पूछ रहा है। इन दोनों का, इस प्लस क्यू का इस माइनस क्यू का मिलके कैंसिल हो जाएगा ना, केवल इसका आएगा सी पर, वही लिखा हुआ है। अबे कट पेस्ट का ऑप्शन यार लैपटॉप में रहता था, ये टैब में कर रहा हूँ ना, इसमें कट पेस्ट का ऑप्शन नहीं रहता, माउस नहीं रहता ना। पॉइंट ए पे जब आप ई लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या, एक हॉलो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, एक निगेटिव चार्ज का हॉलो स्फीयर और एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर ई कितना आएगा? ऋग्वेद अनम्यूट करके बता।
ऋग्वेद बेटा अनम्यूट करो। बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज का हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर किसी पॉइंट पे ई कितना होता है? कहाँ गया यार? अनम्यूट नहीं करेगा तो जाने दे, फिर खुद से सोच। ये फेक लग रहा है यार, ये ऐसे ही टाइम पास कर रहा है डाउट पूछ पूछ के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? देखो हमने पीछे हॉलो स्फीयर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ई वी सब निकालना सीखा है। पॉइंट चार्ज की वजह से ई वी लिखना आता है, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर की वजह से ई वी लिखना आता है। तो आपने जब एक बार कंडक्टर लिया तो चार्ज इंड्यूस हो गए, अब वही हॉलो स्फीयर बन गए हैं, अब उनके वजह से ई वी लिख दो। बाकी तो वही सेम चीज है जो हमने पीछे सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब आज इतना ही पढ़ाता हूँ। अभी थोड़ा और बचा हुआ है क्वेश्चन कराने को स्फीयर में, फिर प्लेन पैरेलल प्लेट्स में कराना है। तो आप तब तक अपना गॉस थ्योरम वाला पार्ट कंप्लीट कर डालो ना। मैंने सॉल्यूशन डाल दिए हैं। सॉल्यूशन हमेशा सब लोग लास्ट में ही देखना। मान लो एक एक्सरसाइज कर लो, पहले जितना होमवर्क है कर लो, फिर सॉल्यूशन रिफर करो। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन किया नहीं आया तुरंत सॉल्यूशन देख लिया। ऐसे करोगे तो दिमाग स्लो हो जाएगा ना, चलेगा नहीं फिर। इस टेस्ट में केवल यहाँ तक आएगा, गॉस थ्योरम तक। हाँ हाँ सौरभ, भेजता हूँ। और एचसीवी में अगर कोई कर रहा है तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करना है ना, सारा नहीं करना है। एचसीवी में इतना टाइम नहीं है कि सब करोगे। हाँ सौरभ, तो वही था पता है। हाँ भाई, मैं बोला तो उसको दे दूंगा। अरे सौरभ, अब जाने दे भाई। सर उसका रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया है। हाँ कोई नहीं, आज भेजता हूँ। मैं एक बार को तो दे ही दिया, तो ये दूसरी बार वाला देना है यार। अभी 2 क्लास और लग जाएगी। सर तो आप 7:30 तक लेते हो कि 7 बजे तक लेते हो? यार अब तो छोड़ ही रहा हूँ, 7 बजे तक ही ले रहा हूँ। नहीं, अगली बार से बोल रहा था। अगली बार यार, एक तो नेक्स्ट वीक में ना केमिस्ट्री की क्लास अब 6 की जगह 4 कर रहे हैं, और मैथ फिजिक्स की भी 4 कर रहे हैं, तो क्लास एक तो बढ़ जाएगी। एक सेकंड, 6 की जगह 4 कर रहे हैं मतलब समझा नहीं। केमिस्ट्री की अभी 3 होती है ना, 3 फिजिकल 3 ऑर्गेनिक। हाँ टोटल अभी वीक में तुम्हारी कितनी क्लास हो रही है? 6 डे क्लास हो रही है, पर डे 2। हाँ टोटल क्लास हुई 12। तो आप हाँ। 12/3 करके 4 ईच सब्जेक्ट कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब कम कर रहे हो क्या केमिस्ट्री क्लासेस? केमिस्ट्री की अब 2 फिजिकल होंगी और 2 ऑर्गेनिक होंगी। सर ये अच्छा। कैसे किया? 4 फिजिक्स की, 4 मैथ की। हाँ ये अच्छा। फिर अब लगेगा, अब कुछ दिन बाद से, करीब 15-20 दिन बाद से फिर थोड़ी क्लास और नंबर बढ़ाई जाएगी। अब फिजिक्स की केवल एक एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। जब 4 क्लास हो जाएगी तो केवल एक दिन एक्स्ट्रा लगाऊंगा। फिर 15 दिन सर का। तो फिर ये कब से स्टार्ट होने वाला है? ये अब मंडे से हो जाएगा। 4 क्लास, 4 फिजिक्स, 4 मैथ, 4 केमिस्ट्री। और फिर करीब सितंबर फर्स्ट वीक से शायद थोड़ी क्लासेस जरूरत लगेगी तो बढ़ाएंगे जरूरत के हिसाब से। सर पर ऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है ना? ऑर्गेनिक का बहुत हो गया भाई, इतने दिन से 6 क्लास लगा दी, कितना पढ़ोगे केमिस्ट्री? अब थोड़ी ज्यादा बच जाओगा, अब हो जाएगा जल्दी। सर वो ऑर्गेनिक के पेपर डिस्कस करने वाले क्या? ऑर्गेनिक एडवांस का पेपर? अरे वो अभी टाइम ज्यादा मिल रहा है ना, इसलिए सर लोग आराम आराम से करने। अब टाइम कम करेंगे तो वो लोग भी आराम से जल्दी जल्दी। अरे नहीं सर, वो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक गलती से निकल गया, वो आपका फिजिक्स का एडवांस का पेपर। सोल्यूशन डाल तो दिया सर वो फिर भी जो पहले वाला एमटी हुआ था, उसका वाला ना, एमटी वाला ना जो।
नहीं ये अभी वाला। उसका तो डाउट पूछ ले भाई, अब वो डिस्कस उसका ना हाँ कर। ठीक है सर, व्हाट्सएप पूछ लो। अबे आर्यन उसका सलूशन भेजूंगा, वो भेजता हूँ यार, वो एमटी वाले का सलूशन भेजता हूँ। केमिस्ट्री वगैरह सबका अपने पास सलूशन है ना मॉड्यूल का, अगर कोई भी सलूशन चाहिए हो तो बता दो, वो डाल देंगे ना।